नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार। तेलंगाना एंड आंध्र प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी तापमा के अध्यक्ष विमलेश गुप्ता साहब आज हमारे खास मेहमान के तौर पर उपस्थित हैं। विमलेश जी बीते 25 सालों से प्लास्टिक इंडस्ट्री में हैं और इनका एक बड़ा रसूख है, चूंकि ये प्रेसिडेंट होने के नाते इनका काफी कुछ वास्ता होता है और जानकारी है इनके पास। इनके संगठन तापमा के विभिन्न पदों पर उन्होंने योगदान किया। इनकी अपनी प्रोप्राइटरशिप कंपनी भी है विवेक पॉलीमर्स के नाम से, और विमलेश गुप्ता जी सामाजिक तौर पर भी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा विबग्योर पॉली एडिटिव्स प्राइवेट लिमिटेड के सीएमडी भी हैं। विमलेश जी श्री कृष्णा गौ सेवा ट्रस्ट के ट्रेजरर हैं और कई चैरिटेबल संस्थाओं में ये सक्रिय हैं। तो सीधे तौर पर विमलेश जी से मुखातिब होते हैं। विमलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में आने के लिए। थैंक यू फॉर बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। विमलेश जी, प्लास्टिक इंडस्ट्री में तेलंगाना में जो चल रहा है, कितना बड़ा इकोनॉमी है ये, कितना बड़ा योगदान है प्लास्टिक इंडस्ट्री का खासकर तेलंगाना में? सर, प्लास्टिक इंडस्ट्री का तेलंगाना, हम लोग जनरली तेलंगाना आंध्रा साथ ही बात करते हैं। जैसे आपने देखा कि नाम में भी तेलंगाना एंड आंध्रा प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, क्योंकि ये संस्था 53 साल से पुरानी है। तो कंबाइंड आंध्र प्रदेश के टाइम से ही ये संस्था है। तो हमारे काफ़ी मेंबर्स आंध्रा से भी है, बट फिर भी ज़्यादा परसेंटेज तेलंगाना से ही है। इनफैक्ट मोर देन 90% अगर मैं बोलूँ तो जीडीपी कंट्रीब्यूशन के लिहाज से अगर अपन बात करते हैं तो देखिए सर कि जैसे ये जो साल अभी ख़त्म हुआ है फाइनेंशियल ईयर मार्च 23, तो मार्च 23 तक का तेलंगाना का अगर अपने बात करते हैं तो जो पॉलीमर कंजम्पशन है, हम लोग जनरली इसको केजीज के हिसाब से देखते हैं, तो तकरीबन 950 लाख टन, मतलब एग्जैक्ट फिगर इज 8.68 लाख टन्स का है सालाना। और इसके पहले हमने भी एक गवर्नमेंट को भी फिगर दिया था कि इसमें जो स्टेट को जो रेवेन्यू आता है, ऑलमोस्ट आप समझिए कि इसका आप एवरेज प्राइसिंग कम होता है, ज़्यादा होता है तो 100 रुपये से 110 रुपया के करीब पर केजी रहता है। और 18% इस पे जीएसटी है, तो 9% अपना 9% स्टेट गवर्नमेंट को आता है। तो इसका आपने को तकरीबन 900 करोड़ रुपया स्टेट एक्सचेकर को मिलता है प्लास्टिक इंडस्ट्री के द्वारा। बिल्कुल। तो सरकार को इतना फायदा होता है और आप तापमा प्रेसिडेंट होने के नाते जाहिर तौर पर ये एक्सप्रेस कर सकते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस हैं एपी तेलंगाना में प्लास्टिक इंडस्ट्री को लेकर खासकर? सर, चैलेंजेस तो देखिए एपी तेलंगाना में कुछ अलग है ऐसा नहीं बोलूँगा, क्योंकि प्लास्टिक एज ए होल, जैसे आमतौर पे प्लास्टिक को एक विलन की तरह देखा जाता है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि लोगों को ये पता चले कि सारे प्लास्टिक विलन नहीं होते। मैं तो, क्योंकि मैं खुद उस उद्योग से हूँ और एक ऐसे संस्था को मैं लीड कर रहा हूँ जो ये सारे उद्योगपतियों को, और हम लोग जनरली क्या है एक ब्रिज की तरह काम करते हैं गवर्नमेंट और इसके बीच में। तो मैं तो ये बोलूँगा कि कोई भी प्लास्टिक विलन नहीं होता है। तो चैलेंज ऐसे कोई ज़्यादा कुछ नहीं है। प्लास्टिक बदनाम इसीलिए है क्योंकि उसको फेंकने का तरीका सही नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट ने एक अच्छा एक ये मुहिम चलाई थी कि उन्होंने घर घर में ट्विन बिन कल्चर जो था जीएचएमसी की तरफ से, ब्लू कलर का बिन और ग्रीन कलर का बिन। ग्रीन में रिसाइकलिंग डालना है, जो भी अपना जैसे ड्राई वेस्ट, ब्लू में कच्चा वाला डालना है। लेकिन मुझे ये लगा कि गवर्नमेंट ने थोड़ी सी जल्दीबाजी की। क्या होता है कि आप एक नई चीज़ करते हो तो पहले उसके बारे में लोगों को आप जागरूकता पैदा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। ये अवेयरनेस मतलब उन्होंने पूरी तरीके से किया नहीं और लोगों को बांट दिया। मैं खुद देखता था कि मेरे घर के आसपास लोग उसको कूड़े के बजाय उसमें गमले के तरह यूज़ कर रहे हैं, कुछ लोग पानी भरने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो वो एक चीज़ हमने थोड़ा गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भी की थी कि इसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जागरूकता बहुत ज़रूरी है। और जैसे अगर जनरल इंडस्ट्री की बात करें तो ऐसे तो मैं बोलूँगा कि तेलंगाना और आंध्रा लकी स्टेट्स हैं प्लास्टिक के उद्योग के हिसाब से। ये मैं क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में तकरीबन 27 से 28 स्टेट
और ऑलमोस्ट सारे यूनियन टेरिटरीज़ में प्लास्टिक पे काफ़ी तरीके की स्ट्रिक्ट पाबंदियां हैं, काफ़ी स्ट्रिक्ट। और ये दो स्टेट तेलंगाना और आंध्रा, तेलंगाना स्पेशली, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि अपने यहाँ के जो मिनिस्टर साहब है वो म्यूनिसिपल एंड अर्बन डेवलपमेंट के भी मिनिस्टर हैं, KTR साहब, और साथ ही साथ इंडस्ट्री के भी मिनिस्टर हैं। तो वो काफ़ी बार बोलते भी हैं कि मेरे को वो बैलेंस करने में दिक्कत भी होती है, क्योंकि मुझे इंडस्ट्री को भी देखना है और पर्यावरण को भी देखना है। तो फिर भी तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से सर कोऑपरेशन काफ़ी रहता है। उनके जो ऑफिसर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज़ वगैरह, वो काफ़ी पेशेंटली सुनते हैं हमारी तकलीफ़ों को, और काफ़ी हद तक वो लोग इसको हेल्प करने की भी पूरी कोशिश करते हैं। तो उस चीज़ में मैं ज़रूर आपको ये बोलूँगा कि तेलंगाना सरकार का बिल्कुल सरकार का सहयोग है। अच्छा, इसमें आम लोगों में एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन होता है, प्लास्टिक इंडस्ट्री इतना व्यापक है तो जो प्रोडक्ट्स है उनका किस तरह का कैटेगराइजेशन है, किस तरह के प्रोडक्ट हैं क्वालिटी वाइज? देखिए सर, क्वालिटी वाइज एक मतलब एक साधारण आदमी को समझने के लिए मैं इतना ही बोलूँगा कि अगर वो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो फिर वो टेक्निकली एक बहुत बड़ा अलग एक सेमिनार जैसा हो जाएगा। उनको ये समझने की ज़रूरत है कि इसमें एक होता है कि वर्जिन प्लास्टिक, एक हो गया रिसाइकिल प्लास्टिक। मोटा मोटा उनको ये समझने की ज़रूरत है। और अगर अपने देखने से, थोड़ा स्मेल करने से, इससे भी अपने को समझ में आ जाता है कि ये वर्जिन है या रिसाइकिल है। रिसाइकिल प्लास्टिक ज़्यादा करके खाने पीने के आइटम या जो मतलब बच्चों के खेलने के जो चीज़ें रहती हैं, उस टाइप की चीज़ों में वो अलाउड नहीं है और लोग यूज़ नहीं भी करते हैं, क्योंकि उतना तो लोग भी, जो प्रोड्यूसर है, जो बनाते हैं प्लास्टिक, वो भी समझते हैं। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे कैरी बैग को बुरा माना जाता है। कैरी बैग एक ऐसा आइटम है जिसका रॉ मटेरियल से कैरी बैग बनता है, उसी मटेरियल से आपका खून की थैली बनती है जिसमें आप खून डोनेट करते हो, मतलब उसी क्वालिटी के मटेरियल से, और उसी टाइप के मटेरियल से आपकी दूध की थैली बनती है जिसमें आपको डेली दूध आता है। तो समझने की बात यह है कि प्लास्टिक अपने आप में कहीं भी ख़राब नहीं है। हालांकि मैं देखता रहता हूँ, आमतौर पे न्यूज़ में आता है, न्यूज़पेपर्स में, टीवीज़ पे भी, कोई एक रैंडम कोई ऑर्गेनाइजेशन रहती है, वो रिसर्च करती है, बोलती है इससे कैंसर होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की खुद की एक संस्था है CPET करके, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर पॉलीमर टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी करके, वो लोग अपने यहाँ पर भी है, अपने चेरलापल्ली पे है, उनका हेड ऑफिस मुंबई में है। DCPC कंट्रोल करती है उसको, डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल मिनिस्ट्री उसको देखती है। उनकी खुद की रिसर्च बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दे हैव पेपर्स टू प्रूव कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पब्लिक अवेयरनेस थोड़ा प्लास्टिक वेस्ट को लेकर के, नालों में जाकर के वो जाम कर देना, या बाकी इनको डिकम्पोज होने में काफ़ी वर्ष लग जाते हैं। मैं आमतौर पे काफ़ी जगहों पे बोलता हूँ विजय जी कि आप मुझे कभी ऐसा एक वीडियो बता दीजिए कि प्लास्टिक के पाँव लगे हैं, वो चल के नाले में कूद रहा है, या मान लीजिए ओशन में जाके वो स्विमिंग के लिए गया है और वहीं डूब गया है। ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो अपने को आमतौर पे सबको, मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि पब्लिक अलग है, मैं अलग हूँ। जैसे मैं आपको बोला, मैं भी एक आम नागरिक हूँ, मेरी भी उतनी जिम्मेदारी है, कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। बिल्कुल कम्युनिटी की होनी चाहिए। पर्यावरण की तरफ भी हम लोगों की उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितनी और किसी के, कोई मेरे साथी की है, कोई मेरे नेबर की है, मेरा इंडस्ट्री फ्रेंड हो, दूसरी इंडस्ट्री वाला हो, किसी की भी। तो इसमें सबसे बड़ा ये है कि मैं ये भी बोलता हूँ कि गवर्नमेंट प्लास्टिक बनाने के ऊपर बैन करने की बात करती है, पाबंदियों की बात करती है। प्लास्टिक फेंकने के ऊपर आप बैन करिए। आप मतलब अगर उन्होंने देखा कि कोई प्लास्टिक गलत तरीके से फेंक रहा है तो उसको पिनलाइज करिए। तो इस तरीके से अगर होते हैं तो लोगों में भी जागरूकता आएगी। और इन जनरल भी आज सिगरेट बिकती है साहब, बेहिसाब बिकती है, गुटखा बिकता है। गवर्नमेंट हम चेतावनी जारी करके आज भी हो रहा है। अब मूवीज में जाते हैं तो मूवीज़ में वो हेल्थ मिनिस्ट्री एक पहले, हर मूवी चालू होने के पहले, स्टार्ट होने के पहले वो एक वीडियो बताती है।
अगर इसके लिए भी अगर बताया जाए तो हमको ये लगता है कि काफ़ी मतलब प्लास्टिक की एक बहुतायत उपयोगिता है, अगर उसको संभाल करके और बिल्कुल, सलीके से उपयोग किया जाए तो लोगों के जीवन में और बेहतरी आ सकती है। बिल्कुल। विमलेश जी, आपने केटीआर साहब का की सराहना की कि वो अपने डिपार्टमेंट के माध्यम से प्लास्टिक उद्योग को लेकर के काफी कुछ कर रहे हैं। सरकार की कौन सी पॉलिसी है प्लास्टिक इंडस्ट्री को लेकर के जो आपके लिहाज से फायदेमंद है, और कौन सी ऐसी पॉलिसी है जिस पर आपका संगठन ऐतराज करता है? अ, सर अगर पहले मैं जो पॉजिटिव आपने जी जो पूछा सर, सबसे बड़ी तो पॉजिटिव बात यह है कि तेलंगाना सरकार, जिसमें विशेषकर जैसे मैंने भी पहले नाम लिया, केटीआर सर का आपने नाम लिया, कि वो बहुत एक प्रैक्टिकल आदमी है। बिल्कुल। वो ये समझते हैं कि आपके पास जब तक एक प्रॉपर विकल्प नहीं है, यू डोंट हैव अ प्रॉपर ऑल्टरनेट, जब तक अगर आप खाली एक ब्लैंकेट बैन लगा दोगे तो इसके लिए दिक्कत आने वाली इंडस्ट्री है। की व्यावहारिकता को वो समझते हैं। इंडस्ट्री की व्यावहारिकता को और प्रोडक्ट की व्यावहारिकता को भी। देखिए, इंडस्ट्री तो प्रोडक्ट के पीछे आती है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो ये समझते हैं कि भाई जब तक इस आइटम का अपने पास एक प्रॉपर अल्टरनेट नहीं है और अगर अपन खाली ब्लाइंडली बगैर सोचे समझे बैन कर दें तो इससे दिक्कत आने वाली है। तो इनफैक्ट हमारे एक कार्यक्रम में उन्होंने ये बात बोली भी थी खुद से कि आप लोग, मतलब उन्होंने हमको ये भी बोला कि आप अल्टरनेट पे भी आप लोग काम करिए, क्योंकि आज नहीं कल हो सकता कुछ प्रेशर में कोई बैन करने की भी बात आ जाए, जैसे अभी एसयूपी बैन हो गए काफ़ी आइटम्स। तो वो इंकरेज कर रहे थे और उन्होंने ये भी बोला कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी उनको सपोर्ट मिलेगा जो अल्टरनेट्स पे वर्क करेगा। तो वो एक बहुत अच्छी बात है कि वो प्रैक्टिकलिटी को समझ रहे हैं जी। कि अगर प्लास्टिक का अपने पास जल्दी से कोई विकल्प नहीं है कुछ आइटम्स के लिए, जिसके विकल्प है ठीक है उनको बैन करिए, रेस्ट्रिक्ट करिए। जैसे अभी कैरी बैग है, कैरी बैग सबसे ज़्यादा बदनाम है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सारे इंडस्ट्री वाले यू हैव ब्लैक शीप एवरीवेयर, हमारे यहाँ भी रहते हैं सर, हम लोग समझाते हैं उनको। जैसे अभी थिकनेस के ऊपर गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगाई है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रेस्ट्रिक्शन है, फिर भी कुछ लोग कुछ ज़्यादा फ़ायदे के लिए पतला प्लास्टिक बनाते हैं। पतले प्लास्टिक से तकलीफ़ ये है कि जो हमारे रैक पिकर्स है, एक तो आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ अपने सिटी के नहीं सब जगह के मैं बिल्कुल रैक पिकर्स को मैं उनकी सराहना करना चाहूँगा, क्योंकि वो सबसे बड़े मतलब आप समझिए कि कचरे को साफ करने में उनका जितना योगदान है उतना शायद और किसी का नहीं है। तो अगर प्लास्टिक पतला है तो उनको वो कचरा उठाने में उनको फ़ायदा नहीं होता, और सवेरे से शाम तक मान लीजिए अगर मोटा प्लास्टिक रहेगा तो हो सकता है कि उन्होंने 50 किलो 60 किलो जमा कर लिया, पतला रहेगा तो उनको 10 किलो भी नहीं आएगा, तो वो जमा नहीं करते। इसीलिए आप जो देखते हैं कि जो पतला प्लास्टिक अगर कोई यूज़ करके और फेंक रहा है तो वो पर्यावरण में आपको फैला हुआ और मिलेगा। थिकनेस अगर एज पर स्टैंडर्ड रहा हाँ। तो उसको रिसाइकिल भी करने की बिल्कुल उम्मीद बिल्कुल की जा बिल्कुल, सकती तो है। वो एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो मैं फिर आपके चैनल से मेरे इंडस्ट्री के जो फ्रेंड्स हैं, मेरे जो भाई हैं, उनको भी मैं बोलना चाहूँगा कि आप रूल के हिसाब से करिए। गवर्नमेंट भी हमको साथ दे रही है, और कहीं भी हम अगर गवर्नमेंट के पास जाते हैं कोई चीज़ बताने के लिए तो हम थोड़ा सा और स्ट्रांगली बोल सकते हैं कि सर देखिए इंडस्ट्री इज़ फॉलोइंग द नॉर्म्स, तो आप भी थोड़ा समझ के उसको सपोर्ट करिए। विमलेश जी, जो प्लास्टिक इंडस्ट्री है उसको ज़मीन की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, लैंड ऑक्यूपाइंग है, और सरकार ने कई जगह पर एसीजेड घोषित किया है, खासकर हैदराबाद से सटे मनखाल में। तो वहाँ क्या स्थिति है, कितनी इंडस्ट्रीज आई हैं वहाँ पर? सर ये मंकाल का ऐसा है कि तेलंगाना गवर्नमेंट के हम लोग रेगुलरली TSIIC में विज़िट करते थे कि एक प्लास्टिक के लिए एक सेपरेट पार्क बनाइए, काफ़ी इंडस्ट्रीज़ है, और नए उद्योग के अलावा जो पुराने उद्योगों को भी जिनको थोड़ा एक्सपेंशन की ज़रूरत है, तो जैसे अभी सिटी के बीचों बीच जो इंडस्ट्री है थोड़े गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, वो भी ये चाहते हैं कि थोड़ा दूर चला जाए। तो हम लोग काफ़ी टाइम से हम लोग काफ़ी पीछे पड़े थे, काफ़ी बार रिप्रेजेंटेशन किया, तो KTR सर ने ही आगे बढ़ के मंकल का जो प्लास्टिक पार्क है, एक्सक्लूसिव प्लास्टिक पार्क, उन्होंने सैंक्शन किया था। उसमें एक चीज़ ये हो गई कि उसका जो एरिया है वो एरिया थोड़ा छोटा है। इनफैक्ट वो तकरीबन वर्केबल एरिया 150 एकड़ के करीब आया, जिसमें एक मल्टीनेशनल कंपनी को एक थोड़ा बड़ा चंक मिल गया, चिरीपाल इंडस्ट्रीज़ करके। छोटे छोटे उद्योगों को भी मिला है, और काफ़ी इंडस्ट्रीज़ वहाँ स्टार्ट हो गई है, काफ़ी कंस्ट्रक्शन में भी है।
तो वो मैं एक तरह से बोलूँगा कि वो सक्सेसफुल रहा है। और अभी हम लोग अभी वेरी रिसेंटली TSIIC के MD है श्री नरसिम्हा रेड्डी जी, उनको अभी वो IAS से उनको IAS की दी है, गवर्नमेंट ने पदवी दी है। तो हम उनको फेलिसिटेट करने के लिए छोटा कार्यक्रम रखा था हमने। तो वहाँ भी हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि अभी इसका फेज़ 2 चाहे वहीं पे जगह हो तो वहीं पे अगर कुछ अलॉट कर दे, या थोड़ा ORR से अगर थोड़ा नज़दीक में रहे तो थोड़ा और एक बड़े एरिया के लिए हमने उनको आग्रह किया है। और उन्होंने बोला भी है कि उसके ऊपर वो विचार करेंगे। देखते हैं सर, कुछ होता है तो हेल्प तो बहुत रहेगी। बिल्कुल। विमलेश जी, TSIIC का जिक्र किया आपने, तो इस संस्था की शिकायत अक्सर ये होती है कि लैंड अलॉटमेंट के बाद इंडस्ट्री लगने में काफ़ी वक्त हो जाता है और लैंड अलॉटमेंट करने के बाद इंडस्ट्रीज उसको छोड़ देते हैं। तो ये स्थिति है क्या मनखाल में? नहीं सर, ऐसी स्थिति नहीं है। देखिए गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे TSIIC है, मान लीजिए आज वो मुझे एक लैंड अलॉट करती है तो नॉर्मल कोर्स में वो 2 साल का समय देती है कि आप वहाँ पे इंडस्ट्री आप उसको चालू कर लीजिए। एक तरह से वो सही भी इसीलिए भी है कि भाई वो ज़मीन वो लोग आपको इंडस्ट्री लगाने के लिए दे रहे हैं। ऐसा ना हो कि खाली एक रियल एस्टेट का वो प्रोजेक्ट बन के रह जाए कि लोग ज़मीन खरीद ले रहे हैं फिर उसको बढ़ने पे बेच दे रहे हैं, तो उस तरह से वो नहीं होना, इसीलिए वो लोग उसको टाइम फ्रेम देते हैं। और स्पेसिफिक केसेस में जैसे हम लोग कभी हमारे माध्यम से या कभी कोई इंडस्ट्री वाले डायरेक्ट भी अप्रोच करते हैं कि किसी कारणवश लेट हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो लोग वैसे में भी कैंसिल कर देते हैं या वापस ले लेते हैं, वो समय देते हैं। बिल्कुल, वो समय देते हैं, लेकिन हाँ। एक थोड़ी उनकी तलखी होती है कि अगर 2 साल का टाइम फ्रेम है तो लोग लगाएं ताकि वहाँ डेवलपमेंट दिखे बिल्कुल और लोगों बिल्कुल। को फायदा मिल सके। जी जी जी। और विमलेश जी, जिस तरह से आपने बताया कि एसोसिएशन सक्रिय है, सरकार से आपकी बातचीत होती रहती है, जी। किस तरह की गतिविधियां हाल के दिनों में बड़ी गतिविधियां आपकी रही संस्था की और संगठन की, और आगे क्या प्लानिंग है? कोई ऐसा बड़ा इवेंट आप करने जा रहे हो तापमा की तरफ से? हाँ हाँ, है ना सर। अभी इसी हफ्ते हमने सोमवार को एक बहुत बड़ा सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नया रूल निकाला है सारे प्लास्टिक प्रोड्यूसर्स को, तो सबको ही वो लागू है जो प्लास्टिक पैकेजिंग बनाते हैं, EPR करके। यह है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्योंकि गवर्नमेंट का ये बहुत बड़ा ये मानना है कि भाई अपना पर्यावरण जितना हो सके साफ रहे, तो किसी न किसी को उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो ये जिम्मेदारी इन्होंने प्लास्टिक प्रोड्यूसर पे डाल दी है, प्लास्टिक पैकेजिंग के प्रोड्यूसर पे। तो उसके लिए भी हम लोग इवन सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से रेगुलर हम लोग बातचीत में हैं। इनफैक्ट ये 3 साल से हम लोग कंटिन्यू उसको फॉलोअप में हैं। तो उसके लिए हमने एक सेमिनार किया था। अभी अगस्त में 4, 5, 6, 7 तारीख को एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी हमारी आने वाली है हाईटेक्स में, हाईप्लेक्स के नाम से, हाईप्लेक्स 23। और ये हमारी चौथी प्रदर्शनी है ये जो हम लोग करने जा रहे हैं। तो इसमें जो पर्यावरण के बारे में जागरूकता करना वह भी एक हमारा उसमें मोटो है। इसके अलावा जो नई तकनीक आई है, न्यू टाइप ऑफ मशीन्स, क्या टेक्नोलॉजी है, क्या प्रोडक्ट्स है, ये एक वहाँ शोकेस करने का बहुत अच्छा ये मौका रहता है। तो यहाँ करने का हमारा सबसे बड़ा रीज़न एक हमारे एसोसिएशन की तरफ से रहता है कि जो लोकल में जो लोग ये ऐसी चीज़ें बना रहे हैं, वो खुद की चीज़ें लोगों के दूसरे सेलर्स के सामने रख सकें कि हम लोग ये बना रहे हैं, आप हमारे से लीजिए। और बाहर से जो लोग नई मशीन, नई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, वो लोग भी हमारे यहाँ पे स्पेस लेते हैं, वो लोग शोकेस करते हैं खुद की मशीन्स, खुद के प्रोडक्ट्स। तो लोकल में जो लोग हैं उनको ये फ़ायदा होता है कि उनको वो वहाँ जाके उनको एक प्लेटफॉर्म पे ये सारा देखने को मिलता है और वो लोग उसको आगे अडेप्ट कर सकते हैं, नई मशीनें, नए प्रोडक्ट्स। ये हमारा बहुत रेगुलर प्रैक्टिस है और ये बहुत बड़े स्केल पे होने वाली है। पिछले बार हमने 2018 में की थी और माननीय श्री KTR सर आके इनॉग्रेट किया था उन्होंने, और उसी टाइम पे उन्होंने ये डिक्लेयर करके और बहुत फास्ट पेस पे हमारा जो मांगकल का आपने जो प्लास्टिक पार्क की बात की, उसी टाइम पे वो उन्होंने डिक्लेयर करके और बहुत फास्ट पेस पे काम कराया था।
विमलेश जी, इस इंडस्ट्री में जो छोटे मैन्युफैक्चरर हैं, उनकी क्या स्थिति है, खासकर मार्केट करने में, या उनको किस तरह की परेशानियां या फिर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? क्योंकि बड़े इंडस्ट्री सरवाइव कर जाते हैं तमाम मुश्किलों में, लेकिन छोटे छोटे कारोबारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनको कितना सपोर्ट करती है तापमान? सर मैं अगर आपको सही बताऊं तो हमारा फोकस ज़्यादा छोटी इंडस्ट्री के लिए ही रहता है, कंसर्न उनके लिए बहुत ज़्यादा रहता है। ऐसा नहीं कि बड़ों के लिए नहीं है, लेकिन इन जनरल अगर मैं आपको बोलूं तो प्लास्टिक इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 85% प्लस, ऑलमोस्ट 90% तक की अगर बात करूं तो छोटे उद्योग का ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि छोटे उद्योगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपन किस तरह से हम लोग सपोर्ट कर सकें। कोई भी नया रूल आता है तो हमारी ये कोशिश रहती है कि भाई अगर छोटों के लिए कुछ रियायत कर दी जाए उसमें, जिससे उनको फॉलो करने में इजी हो जाए। तो इस तरह से हमारा फोकस छोटी इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा रहता है। अभी जैसे हम लोग प्रदर्शनी भी कर रहे हैं, तो जो लोग एमएसएमई कैटेगरी में आते हैं, अभी हमको जो स्टेट गवर्नमेंट से जो एमएसएमई का डिपार्टमेंट है, डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़ का जो डिपार्टमेंट है, वो भी हमारे को एक सब्सिडी देने के लिए वो लोग एग्री हुए हैं, उसकी भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो अगर ये हो जाता है तो स्पेशली छोटी इंडस्ट्री को इसका फ़ायदा हो जाता है कि एग्जीबिशन में भी उनका जो खर्चा है उसमें से कुछ पार्ट गवर्नमेंट सब्सिडाइज़ कर देती है। तो इस चीज़ की हम लोग हमेशा कोशिश करते रहते हैं सर। इनफैक्ट अभी बाहर भी बड़े नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी प्रदर्शनी लगती रहती हैं। जैसे दिल्ली में प्लास्ट इंडिया करके लगता है, बॉम्बे में प्लास्टिविजन, चाइना में लगता है, जर्मनी में लगता है। तो हम लोग कोशिश करके एक डेलीगेशन भी वहाँ लेके जाते हैं इंटरेस्टेड मेंबर्स का। उसमें भी हम लोग कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट कुछ सब्सिडाइज़ करे, उनके अपने काफ़ी पॉलिसीज़ है जिसमें वो सब्सिडाइज़ करते हैं और वो लोग सपोर्ट भी करते हैं। सर, इंडस्ट्री एक्सपर्ट के तौर पर आप क्या राय देंगे, जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, खासकर प्लास्टिक इंडस्ट्री में वो आना चाहते हैं, तो उनके लिए किस तरह की संभावनाएं हैं और किस तरह के प्रोडक्ट्स में वो निवेश करके फ़ायदा कमा सकते हैं? सर मैं तो प्लास्टिक इंडस्ट्री के लिए बहुत पॉजिटिव रहता हूँ। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल ये है कि आज सबको मालूम है कि एसयूपी बैन हुए हैं, सिंगल यूज़ प्लास्टिक के काफ़ी आइटम बैन हुए हैं। बावजूद इसके ये बैन पिछले साल जुलाई से शुरू हुआ था। बावजूद उसके पिछले साल और इस साल के जो पॉलीमर कंजम्पशन की अगर बात करें, अपने एरिया की ही अगर बात करें, तो 11% का उसमें ग्रोथ है सर। तो मेरे ख्याल से बहुत कुछ ये फिगर ही बोलते हैं कि कुछ आइटम बैन होने के बावजूद भी 11% का ग्रोथ है। प्लास्टिक इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो काफ़ी सालों से डबल डिजिट ग्रोथ दे रही है। ये कैसे हो पाता सर, जब कोई प्रोडक्ट बैन हो चुका है और प्रोडक्शन उसका ग्रोथ पर है, तो ये कैसे? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये जो प्रोडक्शन है ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक का हुआ है इन जनरल, क्योंकि जैसे मैं हमेशा ये भी बोलता हूँ काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पे, सिंगल यूज़ प्लास्टिक एक बहुत स्मॉल परसेंटेज ऑफ द टोटल प्लास्टिक है। जो कैरी बैग है, कैरी बैग होता ये है कि दिखता ज़्यादा है करके बदनाम है सर। बाकी आप जैसे सवेरे उठते हो तो प्लास्टिक से ही आपका काम शुरू होता है। आप जो टूथब्रश यूज़ करते हो, जो मग बकेट है, जो आपका मोबाइल है, आपके लैपटॉप, कंप्यूटर, आप देखिए पहले जो गाड़ियाँ बनती थी उसमें जितना लोहा यूज़ करते थे, आज उतना प्लास्टिक यूज़ होने लग गया। लाइट वेट है, लाइट वेट रहने की वजह से फ्यूल इकोनॉमी बढ़ती है, स्ट्रेंथ भी, इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स की दिन पे दिन ग्रोथ है। आज कोविड ने लोगों को ये भी बताया कि प्लास्टिक का कितना बड़ा योगदान है। आज आप मास्क है, पीपीई किट है, आईवी सेट्स है, आपके टेम्परेचर मीटर्स है, ये सारे बगैर प्लास्टिक के वो पॉसिबल ही नहीं थे। तो हेल्थ सेक्टर में भी प्लास्टिक का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये टाइप की ग्रोथ हो रही है। और अभी मैं समझता हूँ ये जानकारी आपके पास भी है कि अभी इंटरनेशनल मोबाइल कंपनीज़ भी काफ़ी तेलंगाना में आ रही है प्रोडक्शन करने के लिए, तो उनको भी काफ़ी प्लास्टिक की ज़रूरत पड़ती है, तो वह भी यहाँ पे होगा। ऑटोमोबाइल एक ऐसा सेक्टर है जो धीरे धीरे यहाँ पे ग्रो हो रहा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर का प्लास्टिक का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। तो जो नए लोग अगर कोई इसमें आना चाहते हैं तो मैं उनको ज़रूर सलाह दूंगा कि इस तरह के सेक्टर चूज़ करें, और ये फ्यूचरिस्टिक है, ये आगे तक बहुत चलने वाले हैं और बिल्कुल इसमें बहुत अच्छा स्कोप है सर।
एक और, जैसा कि अब तेलंगाना और एपी के जो प्लास्टिक इंडस्ट्री है उनको खास तौर पर देखते हैं, लेकिन गुजरात एक बड़ा हब है, सबसे बड़ा हब इंडिया में अगर देखा जाए तो गुजरात है। तो वहाँ से कोई कंपटीशन की भावना या प्रतिस्पर्धा रहती है गुजरात के प्रोडक्शन से? सर रहती है। अ, गुजरात में बेसिकली इतना बड़ा एक हब बनने का एक और भी बड़ा कारण क्या है कि जैसे महाराष्ट्र से जो एक बड़ा जैसे अपना तो अपन लोग उसको कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया बोलते हैं, बॉम्बे है। बॉम्बे से जो सटा हुआ गुजरात है, तो काफ़ी इंडस्ट्री जैसे बॉम्बे में भी प्रदूषण के कारण या जगह की किल्लत के कारण ये काफ़ी कुछ गुजरात मूव हुई। तो आप अगर देखेंगे तो ज़्यादा करके काम ये गुजरात बॉम्बे बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा भी होता है। ऑफ कोर्स गुजरात नंबर 1 पे है अगर अपने प्लास्टिक के कंजम्पशन की भी बात करें। तेलंगाना बहुत दूर नहीं है, सेकंड या थर्ड पोजीशन पे ही आता है। कुछ चीज़ों में ज़रूर कंपटीशन है आपने जैसे बोला, लेकिन मैं एक और चीज़ देखता हूँ कि ओवर अ पीरियड ये होने वाला भी है, हो भी रहा है कि जो लोकलाइज अगर कोई चीज़ बनने लग जाती है तो कंज्यूमर को उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होता ही है। बिल्कुल। हो सकता है कुछ प्राइस का फ़ायदा हो सकता है कुछ अवेलेबिलिटी का फ़ायदा हो, और काफ़ी लोग का सेंटिमेंट भी रहता है कि भाई मेरे यहाँ नज़दीक में बन रहा है तो मैं इसी को यूज़ करूँ। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जैसे मैं तो जो काफ़ी लोग मुझसे सलाह लेने आते हैं कि मैं प्लास्टिक में कुछ करना चाह रहा हूँ, मैं उनको यही बोलता हूँ कि सर आप ये देखिए कि चाइना से क्या आइटम आ रहा है, आप वो आइटम पकड़िए। हो सकता है आज शायद आपको उतना फ़ायदा नहीं हो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है कि उन आइटमों को कम से कम किया जाए, रिप्लेस किया जाए, लोकल इंडस्ट्री को बेनिफिट हो। तो वो आइटम अगर वो लोग पकड़ के उसको अगर यहाँ पे बनाने की कोशिश करें तो उसका फ़ायदा होगा। तो इसी तरह लॉजिस्टिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इंडस्ट्री मॉडल को लेकर के बहुत चर्चा होती है, तो गुजरात जो इंडस्ट्री का मॉडल है या फिर तेलंगाना का मॉडल है, तो उसमें कंपेयर करने पर कौन बेहतर लगता है? ऐसा कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए सर। हो सकता है कि क्या जैसे ये इंडस्ट्री का जो ग्रोथ कुछ सालों में तेलंगाना में हुआ, गुजरात में शायद थोड़ा पहले हुआ, अभी यहाँ पे भी बढ़ रहा है। और जैसे मैंने आपको बोला 2-3 सेक्टर ऐसे हैं जिसमें थोड़ा तेलंगाना स्पेशली पीछे, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर। आज ऑटोमोबाइल सेक्टर इंजीनियरिंग प्लास्टिक की अगर मैं बात करूं तो तमिलनाडु अपने से कुछ थोड़ा आगे है, लेकिन जैसे अपने गवर्नमेंट की भी कोशिश रहती है कि उस टाइप की इंडस्ट्री भी यहाँ पे आए। वो आएगी तो उसको ऑक्सिलरी इंडस्ट्रीज एंसिलरी की ज़रूरत पड़ेगी, तो बिल्कुल उसका भी ग्रोथ होगा। तो मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा उसमें फ़र्क है सर गुजरात और अपने वर्किंग मॉडल में। विमलेश गुप्ता साहब, तापमा के अध्यक्ष, उनसे सकारात्मक चर्चा हुई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप प्लास्टिक को अपने जीवन से निकाल तो नहीं सकते हैं क्योंकि उसकी उपयोगिता इतनी बृहत है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल और खासकर प्लास्टिक वेस्ट को अगर आप सही तरीके से मैनेज करें तो ये इंडस्ट्री अपने आप में बहुत ही समर्थ है। और नए एंटरप्रेन्योर्स को लेकर के भी उन्होंने सलाह दी। साथ ही तापमा की तरफ से आधिकारिक तौर पर उन्होंने सरकार के पास कुछ सुझाव भी रखे सरकार के सामने। जाहिर तौर पर सरकार भी उनकी बातें सुनेंगी और उनके हिसाब से, उनकी सहूलियतों के हिसाब से काम करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया विमलेश गुप्ता जी। धन्यवाद बुलाने के लिए विजय जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से हो सकता है कि मैं एक जनरल पब्लिक में भी मैंने मेरे पॉइंट्स रखे, और आशा करता हूं कि वो लोग उसको समझेंगे और प्लास्टिक को जिस तरह से अभी तक विलेन मानते थे वो नहीं मानेंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद।